वाराणसी में राजनीतिक माहौल गर्म है और वाराणसी देश की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इस वक्त हमारे साथ तमाम छात्र हैं, युवा हैं और हम इनसे बातचीत कर जानते हैं कि आखिर वाराणसी में राजनीतिक माहौल कैसा है। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम आकाश सिंह है और मैं वाराणसी से पीएचडी कर रहा हूँ हिंदी साहित्य से। आकाश, क्या माहौल है बनारस का? जी, बनारस में जो है पूरा बनारस इस समय जो है मोदी के 13 तारीख को इंतजार में है, मोदी के आने के लिए और उनके स्वागत में जो है खड़ा है। इस समय जो है भाजपा बिल्कुल जो है अपने काम को देखते हुए बिल्कुल जो है परचम लहरा रही है। जहाँ 2014 से पहले जो है वाराणसी में जो है मंदिर नहीं बना था, यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में भी पीछे था, लेकिन आज के समय में उसका मुद्दा जो है भाजपा के माहौल में पक्ष में आई है, जिसके जो हिंदू पक्ष के में आई है और यहाँ पे पूजा पाठ भी शुरू हो गया है। और यहाँ पे जो है गंगा का जो है नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत जो यहाँ पे एक स्वच्छ अभियान के तहत गंगा आज स्वच्छता बिल्कुल निर्मल है, जो 2014 के पहले वैसा नहीं था। और बिल्कुल देखिए, तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से पीएम मोदी का यहाँ माहौल एकदम बना हुआ है। कल पीएम मोदी यहाँ रोड शो भी करेंगे। रोड शो का किस तरह से तैयारियां चल रही है और आप लोग रोड शो को लेकर कितने उत्सुक हैं? देखिए, हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनकी स्वागत में हम लोग बहुत सारे उत्साहित हैं। और इस बार पूरी तरह से मोदी सरकार बनने चाह रही है, मोदी सरकार, और मोदी खुद इस संसदीय क्षेत्र से 10 लाख वोट्स के मार्जिन से जीत रहे हैं। अजय राय दूर दूर तक नहीं है और समाजवादी पार्टी का तो कैंडिडेट और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं अजय राय जी, वो लोग कहीं दूर दूर तक आने वाले नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी और जातिवादी पार्टियां हैं, उनका यहाँ पे पूरी तरह से शिकस्त होने वाला है और वो नामो निशान मिटने वाला है। इस बार भाजपा सरकार आ रही है और 400 पार होने वाला है। क्या माहौल है बनारस में? बनारस में 2014 से और के पहले कंपैरिजन किया जाए और अब का कंपैरिजन किया जाए तो बहुत अधिक विकास हुआ है। घाटों का देखा जाए, सड़कों का देखा जाए, या टूरिज्म को देखा जाए, मंदिर को देखा जाए, या और भी सेक्टर में विकास को देखा जाए। हमारे बनारस को मिला क्रूज मिला, तो स्टेडियम भी मिला, ज्ञानवापी मस्जिद हट के मंदिर बनने जा रही है, ये भी मिला। तो सब चीज़ों को देखा जाए ओवरऑल तो विकास बहुत ज़्यादा बनारस में हुआ है। डिजिटलाइजेशन बनारस में बहुत ज़्यादा हुआ है और ये सब चीज़ों को देखते हुए मोदी जी यहाँ से 10 लाख वोटों से जीतेंगे। और हम लोग यूपी में तो भारत में 400 पार का नारा लग रहा है, लेकिन बनारस के लोग 500 पार का नारा दे रहे हैं। 500 पार कहाँ से करा रहे हैं भाई? क्या माहौल है इस बार बनारस में? माहौल एकदम भाजपा के पक्ष में है। कल ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी में रोड शो है और वाराणसी की जनता पूरी मोदी जी को देखने ही सिर्फ 10 लाख लोग जा रहे हैं। उससे अधिक वोटों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर विजयी होके। बिल्कुल, जब पीएम मोदी को देखने ही 10 लाख लोग जा रहे हैं तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि चुनाव में परिणाम कुछ अलग होंगे। जी, आप बताएं कैसा माहौल है बनारस का? और कल पीएम मोदी नामांकन भी करेंगे, परसों नामांकन करेंगे, कल रोड शो करेंगे, उसको लेकर कितनी उत्सुकता है आप लोगों के अंदर? देखिए, कहावत है कि जब हाथी चलती है तो चींटी से भी डर जाती है। तो इस बार चींटी से मोदी जी डर गए हैं, हाथी डर गई है इस बार। और घबराहट उनको साफ दिख रहा है। आप देखिए, उनको बोलने और का तरीका एकदम घबरा गए हैं वो पूरा तरीके से। मोदी जी घबरा गए हैं क्या? नहीं, घबराए नहीं है। हमारा ये मानना है कि मोदी सरकार में बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। पीएससी लेवल के जो पेपर है लीक होते जा रहे हैं, पुलिस का पेपर लीक हो रहा है, इसलिए स्टूडेंटों के लिए बहुत परेशानी है। कोई भी सत्ता ज्यादा दिनों तक रहती है तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। रोटी एक तरफ से जल रही है, दूसरी तरफ से पूरी कच्ची होती है। आपको भी लगता है रोटेशन जरूरी है? नहीं, रोटेशन जरूरी नहीं है। बहुत अच्छी से विकास काम कर रही है मोदी सरकार। 2014 की अपेक्षा देखा जाए तो यहाँ पे रोड तमाम तरह के विकास की है और फिर से एक बार मोदी सरकार 400 पार करने जा रही है। क्या लगता है, क्या माहौल है? देखिए, जितने यहाँ युवा हैं ये सब भ्रमित हो गए हैं। ये लोग पढ़ लिख रहे हैं, तमाम पेपर लीक हो जा रहा है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग बस बरगलाए हुए हैं, अपने मन का मोदी मय कर रहे हैं। 4 दिन से देश का गृह मंत्री आके बनारस शहर में बैठे हुए हैं। मोदी के रोड शो के लिए अब गृह मंत्री अपना देश का काम छोड़ के रोड शो की तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये लोग 400 पार हैं कि 40 के अंदर सिमट जाएंगे। या मोदी तो इस बार 2 लाख से हार रहे हैं बनारस में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग कह रहे हैं कि अगर 400 पार का नारा दिया जा रहा है तो फिर गृह मंत्री जी आकर 2 दिनों से बैठे हुए बनारस में। देखिए, गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। और आप विपक्ष के बौखलाहट देख सकते हैं। विपक्ष जो है पाकिस्तान का नारा लगा रहा है, पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। वहीं पे हमारे प्रधानमंत्री जब से देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, पूरे विश्व में किसी औकात नहीं है जो भारत की तरफ आंख उठा के देखे। तो इस बार भी भाजपा जो है 400 पार करने जा रही है और मोदी जी यहाँ पे 5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं फिर से।
बिल्कुल, तो विश्व पटल पर भारत का जो मान है वो बढ़ा है, क्या लगता है आपको? सबसे पहले अपना नाम। बिल्कुल, मुर्शिद जमाल मेरा नाम है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। हमारे बनारस में स्टेडियम का जो बच्चों के युवाओं के लिए सबसे बड़ा चीज, हमारे इस पूर्वांचल में स्टेडियम नहीं था, मोदी जी के द्वारा स्टेडियम दिया गया और कॉरिडोर बनवाया गया। तमाम से ऐसी चीजें हैं, विकास जो मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। हम अलग बात है कि विपक्ष जो है थोड़ा घबराया हुआ है और उससे मोदी जी के लिए ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और बिल्कुल, मोदी जी, क्या लगता है आपको, क्या इस बार मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा तो इस बार जो लोग बोल के जा रहे हैं कि लहर बहुत चल रही है, कहा नहीं रोजगार पे बात कर रहे हैं, कहा नहीं पेपर लीक पे बात कर रहे हैं। और जो अभी मेरे एक बड़े भैया थे, बोले थे कि देश विदेशों में बहुत ज्यादा चल रहा है मोदी जी का। हम कह रहे हैं श्रीलंका हाथ से गया है, भूटान हाथ से गया है, मालदीव हाथ से गया है, नेपाल हाथ से गया है, तिब्बत गया है, सब चारों ओर से हम लोग घिरे हुए हैं। क्या मोदी जी का मालदीव में क्या स्थिति था? क्यों नहीं मोदी जी बोल रहे? वहां से मालदीव के वहां से सैनिक हटाए जा रहे हैं इंडिया के, क्यों नहीं मोदी जी बोल पा रहे हैं? क्या देश विदेशों में क्या हाल है? हाँ, ये बड़ा मुद्दा है भाई, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, बताइए। देखिए, हम तो सरकार से फिलहाल नाराज नहीं है, पर 2-3 बातें जो मैं यहाँ रखना चाहूंगा, सरकार से सवाल करना चाहूंगा ये कि जो युवा है उसको नौकरी चाहिए, जो रिटायर हो चुका है उसको पेंशन चाहिए। तो ना बूढ़े को पेंशन है, ना युवा को रोजगार है। तो इस मसले पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, पेंशन और युवाओं को रोजगार, ये बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है आपको भी ये मुद्दा लग रहा है बड़ा? देखिए, रोजगार का मुद्दा तो है, लेकिन रोजगार जो पहले की तो चली आ रही है जनरेशन के हिसाब से, नई शिक्षा नीति आई है। अब क्या है, जैसे कि हम सब लोग मोबाइल चला रहे हैं, आज इससे पहले जो क्या था, सब काम ऑफिस में लिखा पढ़ी का होता था, तो आज लैपटॉप है। इस तरह से जनरेशन चेंज हुआ है, तो जनरेशन के हिसाब से जो रोजगार है वो भी चेंज हुआ है। अब ये स्टार्टअप की दुनिया है, दुनिया बदल चुकी है। हमको अगर विश्व गुरु बनना है, अगर देश में नाम कराना है, तो स्टार्टअप करना पड़ेगा ना। हम मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, व्हाट्सएप हमारा नहीं, इंस्टाग्राम चल रहा है। पकौड़ा का बात हुआ था हाल ही में, बात में पकौड़ा का हाल बात हुआ था कि इन्होंने बहुत बड़ी कही कूटनीति, इन्होंने बात की विदेश की बात की। कट्टर से 9 सैनिक आए, कटर देश से 9 पूर्व सैनिक आए भारत में। जितनी इस समय मजबूत है ना हम लोग की कूटनीति बाहर, उतनी कभी नहीं थी, और इस समय से बढ़िया कभी नहीं थी। जयशंकर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी से बढ़िया काम कोई नहीं कर रहा है। बिल्कुल, मोदी से बढ़िया काम कोई नहीं कर रहा है। ये बताइए, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार बनारस में, और युवा क्या सोचता है? युवा सर यही सोचता है कि इस बार जो सरकार आएगी वो सिर्फ और सिर्फ जो आएगी भाजपा की सरकार आने वाली है। और कहीं न कहीं ये युवा मानता है कि ऐसी कौन सरकार है जो कि मोहम्मद की सरकार, देश के लिए पिछले 10 सालों में सरकार ने अच्छा काम किया है। और हमारा ये भी मानना है कि अगर सरकार पूर्ण बहुमत की होती है, सरकार के अंदर एक ऐसा नेतृत्व करता हो जिसके अंदर पूर्ण प्रतिबद्धता हो अपने देश के लिए काम करने की, तो मेरा मानना है कि भाजपा इस बार आएगी बनारस में और पूरे देश में भाजपा की सरकार बनेगी। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए इस बार, और माहौल क्या है बनारस में? देखिए, बनारस में तो नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे। बस ये रोजगार का अगर क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो सभी क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी जो है अच्छा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज से जो पुरानी सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, उसमें क्राइम रेट काफी ज्यादा बढ़ गया था, और जब भी क्राइम होता था तो पुलिस 2 कदम पीछे हट जाती थी। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जब से योगी सरकार आई है, तो जहां कहीं भी क्राइम हो रहा है तो 2 कदम आगे चढ़ के पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो ये जो क्या, बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर का भी बहुत बेहतर काम हुआ। क्या लगता है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? ये सरासर जो बोल रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं? नहीं, सही नहीं बोल रहे हैं, बस आप जो बोल रहे हैं वो बोलिए। जी बताइए, आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार लॉ एंड ऑर्डर पे अगर देखा जाए तो उसमें पूर्ण रूप से योगी जी का हाथ है। इसमें मोदी जी का 1% कहीं से कोई रोल नहीं है। अगर योगी जी न रहे तो ये लोग यूपी में 20 सीट भी न पाए। मोदी गवर्नमेंट अगर योगी आदित्यनाथ हाथ खींच ले तो यहाँ 20 सीट भी ये लोग ना पाए। आप देख सकते हैं बगल गाजीपुर में अफजाल अंसारी के सामने भारतीय जनता पार्टी वाकओवर दे चुकी है। कांग्रेस के गृह राज्य मंत्री रहे जौनपुर में, देखिए उनको ये लोग प्रत्याशी उतार दिए। और जो लोकल नेताओं के ऊपर जिस तरीके से लोग फर्जी मुकदमा दर्ज करके व्यक्तिगत गृह मंत्री, प्रधानमंत्री लगे उनको जेल भेजा जा रहा है, तो आप व्यवस्था देख सकते हैं कितने ये लोग डरे हुए हैं। योगी अगर यहाँ से हट जाए तो ये लोग 20 सीट के। योगी हटेंगे क्यों? वो तो बीजेपी के ही सीएम है, योगी क्यों हटेंगे, आप बताइए। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हम जो बताए हैं, वहाँ पुलिस विभाग के बारे में हम आपको बता दें कि बगल का जिला गाजीपुर है। पुलिस लाइन जौनपुर में हम 14 साल रहे हैं, पुलिस लाइन बनारस में 10 साल रहे हैं, और पिछले 2 साल से हम पुलिस लाइन जौनपुर में है। हमारे चाचा है पुलिस विभाग में, तो पुलिस विभाग की सारा उनसे नहीं होता है, हम रिव्यू वगैरह लेते रहते हैं, तो ये उन्हीं का बताया हुआ है, हम अपने मन से कुछ नहीं बताया। अच्छा, ठीक है, और बताइए। इन्होंने कहा कि योगी हट जाएं तो मोदी 20 नई सीट निकाल पाएंगे। परिवार होता क्या है? परिवार को केवल पिता चलाता है? परिवार को पिता भी चलाता है, माँ भी चलाता है, बहन भी चलाती है, भाई भी चलाता है, हर एक आदमी परिवार चलाता है। तो योगी जी अभिन्न अंग है भाजपा के, वो कहीं और दूर से नहीं आए, वो भाजपा के अंग है। और 20 सीट की बात कर रहे हैं, इस बार सारी की सारी सीट आ रही है। और दूसरी बात हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि युवा हर समय क्यों बात कर रहे हैं रोजगार की।
युवाओं की सोच होती है एक नई सोच। युवा किस लिए जाना चाहता है? एक नई सोच के लिए, एक नई ऊर्जा के लिए। तो नई ऊर्जा, नई सोच का मतलब ही स्टार्टअप है। आप समझिए बात को, आप पढ़ रहे हैं, नई शिक्षा नीति लागू होगी, एनईपी लागू हो गई, आप रोजगार रोजगार रोजगार, मैं तो परेशान हो गया हूँ रोजगार मांगने से। युवा कुछ कर नहीं रहा है। किसी को जाके देखिए किसी भी स्थिति में। आप क्या कर रहे हैं? ये गलत है। युवाओं से ये मत कहिए कि युवा नहीं कर रहा। युवा क्या नहीं कर रहा, पढ़ाई तो कर रहा है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो पढ़ाई बंद कर दीजिए, स्टार्टअप सिखाइए बच्चों को। क्यों साल बढ़ा के घूमने से स्टार्टअप नहीं शुरू हो जाएगा। ये लोग जो बतिया रहे हैं कि स्टार्टअप जाए, स्टार्टअप हर जगह जीएसटी लग रहा है, महंगाई इतना हो गया, 25 ठो नियम निकाल दिया है कि ऐसे ही युवा दब जाएगा, कोई स्टार्टअप शुरुआत नहीं हो पाए। क्या बात करते हैं ये लोग? इन्होंने कहा, देखिए लुक से पहले तो कोई जज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि आपने पढ़ाई करने की बात कही। आज भारत में ऐसे 70% डिग्री धारक हैं जिनकी डिग्रियां बेकार हैं, उस डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। और कितने पढ़ने में, कितना सक्षम है कोई, ये पता चल जाता है। क्यों पढ़ा रहे हैं स्कूलों में? जब अगर 70% डिग्रियां बेकार हैं तो कोर्स क्यों चला रहे हैं आप? नई शिक्षा नीति लागू हुई है ना, इसीलिए नई शिक्षा नीति लागू हुई है। आपने लागू हुई है। इससे पहले जो पढ़े बच्चे कहाँ जाएंगे? इससे पहले बच्चे जो पढ़े कहाँ जाएंगे? आप बताइए। इससे पहले नौकरियां नहीं मिल रही हैं, 10 लाख रोजगार मिले नहीं है। कौशल विकास योजना के तहत सरकार अब तक 1 करोड़ युवाओं को तकनीकी शिक्षा में दक्ष कर चुकी है। देखिए, नई शिक्षा नीति नहीं है, नई मजाक नीति है ये। और अग्निवीर योजना जो आई है, ये तो इस देश का दुर्भाग्य होने जा रहा है। भारतीय सेना के लोग दुर्गत पिलाने के लिए तैयार है बीजेपी गवर्नमेंट। अगर इसको नहीं बदला गया तो इंडियन आर्मी का ये लोग नामो निशान मिटाने की तैयारी कर चुके हैं। जैसे मेरे बड़े भैया अभी बात किए अग्निवीर का, अग्निवीर के वजह से जो नेपाल के गोरखा सैनिक थे वो हमारे भारत में खेलते थे, वो चीन में जा रहे हैं। इसके लिए कोई मोदी जी नहीं बोलेंगे? जो गोरखा हमारे लिए सबसे ज्यादा आगे लड़ते थे, गोरखा वो चीन की तरफ से अभी लड़ रहे हैं अग्निवीर की वजह से। मैं बोलना चाहूंगा, गोरखा के बारे में आप लोग इतिहास पता है? गोरखाओं के साथ कितना अन्याय हुआ है आपको पता है? कांग्रेस ने गोरखाओं के साथ इतना अन्याय किया है। लद्दाख की हालत उठा के देखिए। जब लद्दाख को बनाया गया था ना राज, जब लद्दाख को राज बनाया गया तो वहां पे सबसे ज्यादा बंटवारा के समय किसी को कष्ट हुआ तो वो गोरखा था। गोरखाओं के साथ जितना अन्याय हुआ है ना, पहले जाके इतिहास पढ़िए। और गोरखाओं के बारे में आप कह रहे हैं, गोरखाओं को अभी भी सम्मान मिलता था, और इस सरकार में जितना सम्मान मिला है ना, उतना कहीं नहीं मिला। क्यों जा रही है सरकार? अगर वही सम्मान मिला है कि 4 साल बाद अपने घर जाएंगे बेचारे, फिर कुछ करने लायक नहीं, वही सम्मान मिला है। और इससे ज्यादा सम्मान नहीं मिल पाएगा। बताइए, 4 साल बाद नौकरी करके जाएगा एक रक्षा मंत्री कह रहे हैं जाके यूपीएससी का पेपर, बताइए 4 साल बाद दौड़ेगा कि क्या करेगा वो? यूपीएससी का पेपर क्या, जब यूपी पीसीएस का पेपर लीक हो जा रहा है तो क्या बोले? यूपी पुलिस का पेपर दिया था, हमारा 115 क्वेश्चन सही था। ये कह रहे कि इनका शिक्षा नीति गलत है, पढ़े लिखे नहीं है। हमारा 115 क्वेश्चन सही था यूपी पुलिस में। अभी भी हम अपना एमसीक्यू दिखा दूंगा। पेपर लीक हो गया, उस पर कहा नहीं बोलते हैं? पेपर लीक हुआ है जब से 18 से लगाई, कोई भी पेपर, कोई दोषी नहीं पकड़ा गया। बस हवा में तीर चल रहा है, कितने लोग को पकड़ लिया गया, कोई देखिए बड़ी समस्या बता रहे हैं लोग। पेपर लीक की आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में तो पेपर ही लीक नहीं होता था। पहले ही डिसीजन आ जाता था कि 80% से 90%, सुन लीजिए, 80 से 90% समाजवादी पार्टी में केवल यादव नौकरी पाते थे, केवल यादव। 80 से 90% और कोई नौकरी नहीं। कई डाटा 1600 मीटर रनिंग करके पाते थे। वो जातिवाद की बात बोले, ये जातिवाद की बात बोले। जातिवाद जो है क्या गोंडा में क्या बोले? ये यादव से नहीं, मतलब यार गोंडा से। अभी गोंडा का जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी का क्या हाल था, असिस्टेंट प्रोफेसरों का क्या हाल था, बता दिए कि कितना लोग का सिलेक्शन हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का? बताइए कितना लोगों का कितना हुआ? अभी यादव जी हैं? अब यादव जी। ये क्या माहौल है बनारस का? बनारस भी एकदम चपचपा है, एकदम अजय राय जी निकल रहे हैं। और क्या नाम है कि जो 2 लाख वोटों से निकल रहे हैं। भैया बेरोजगार युवा बहुत परेशान है चारों तरफ से। इलेक्टोरल बॉन्ड को दबाया गया, इसको भैया बोलते हैं पढ़ाई शिक्षा पे भैया कौन लगाता है बताइए? जीएसटी शिक्षा पे लगा दी, दूध पे लगा दिया, दही पे लगा दी, खाने पे लगाया। विद्यालयों की फीस बढ़ा दी जा रही है। आप देख लीजिए, हम लोग के हॉस्टल की फीस बढ़ा के रख दी गई है, कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा। फीस लगातार फीस में बढ़ोतरी हो जाए। भैया हम लोग मेस पे भी जीएसटी लग गया है, बताइए खाने पे कौन जीएसटी लगता है? युवा भैया पढ़ेंगे नहीं, जीएसटी भरते रह जाएंगे तो पढ़ेंगे कब और नौकरी कब पाएंगे? यहाँ पढ़ने आए भैया, नौकरी पाने आए, कैसे पढ़ाया जाएगा? ठीक है, तो क्या लगता है आप लोगों को कौन कौन से मुद्दे ऐसे होने चाहिए जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए? सरकार को सबसे पहले बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याएं बनी है इस देश की, क्योंकि महंगाई सबसे बड़ी चीज। क्योंकि महंगाई देख रहे हैं, इतना बड़े स्तर पे चंदा उतार लिए हैं, इस महंगाई सबसे बड़ा कारण हो गया। महंगाई का दर पता है आपको? 2014-15 में महंगाई का दर था 8.2%, और उसके बाद 2014-15 के पास 2014-15 से 2024 के %5। ये महंगाई का दर बता रहे हैं। एक मिनट, ये महंगाई का दर बताएंगे, अभी ये बोलेंगे कि एलपीजी 2000 सुनिए आप बात सुनिए। 3 करोड़ भारत में जिनके पास
LPG आज BPL कार्ड है, 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को जो है फ्री में कनेक्शन दे 10 करोड़ BPL कार्ड धारकों को मिल रहा है यहाँ पे और 50 करोड़ धारकों को मिलने की संभावना है। और इनका रिकॉर्ड केवल कागज में है, जमीन पे कुछ नहीं है। जो बोले हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है, ये बता रहे हैं कि 800 का 1200 का सिलेंडर हो चुका है, 1200 का सिलेंडर हो गया। जो प्राइवेट कंपनी में पहले भी जाता था 10,000 पाता था, 2024 भी हो गया। अभी भी प्राइवेट कंपनी में जा 10,000 पा रहा है, बीटेक वाला भी 10,000 पा रहा है, और बीटेक वाला सफाई करने का फॉर्म भर रहा है। ये हाल है सरकार। पीएचडी वाले भर रहे हैं सफाई कर्मी का फॉर्म। अभी यहाँ विज्ञापन अगर जारी हो जाए, और सबसे जरूरी है अग्निवीर योजना में समीक्षा की जरूरी है। सरकार उसमें अगर समीक्षा नहीं करेगी, भारतीय सेना में चाटुकारिता बढ़ जाएगी कि मुझे परमानेंट करना है तो मुझे अधिकारियों की चापलूसी करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति स्वाभिमान से नौकरी करेगा, अधिकारियों को 4 साल के बाहर फेंक देंगे। जो व्यक्ति उनका जूता पालिश करेगा, वर्दी प्रेस करेगा, उसको रखा जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि भारतीय सेना को भैया ऐसा हुआ, अधिकारियों का ये लोग 400 पार कर रहे हैं। 8 वोट के लिए जब ये चुनाव, अधिकारियों का हाल क्या हुआ था मेयर के चुनाव में पंजाब में, बात कर बोल ले एक बार भी। पहली बात तो ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं सेना पर। बोल दे ये चंडीगढ़ में बोल दे मेयर के चुनाव पे। मेयर के चुनाव जब भी बात होती है यूथ सम्मेलन की, जहाँ भी भैया अगर 400 पार ये लोग निकाल रहे हैं, तो हर समय प्रशासन को आगे क्यों किया जा रहा है? प्रशासन के बल पे भैया ये युवाओं को दबाना चाहते हैं। यहाँ यूथ सम्मेलन हो रहा था, आपने भी देखा, युवाओं को दबाने का 2014 से पहले हम लोग पासपोर्ट बनवाने जाते थे तो थाने पर हम लोग को 1500 रुपया घूस देना पड़ता है, देना पड़ता था। आज 10,000 रुपया लगता है, भी नहीं लगता है, 1 रुपया नहीं देना पड़ता था। और उसके बाद जो है वो पता है गुंडई किस सरकार में होती थी और दबंगई किस सरकार में होती थी, घूसखोरी किस। दलाली का रेट इस सरकार में 4 गुना बढ़ चुका है। जो काम 100 रुपया में होता था अब 1,000 में हो रहा है। तो अब देख लीजिए, पासपोर्ट की बात करें, गए थे गोरखपुर पासपोर्ट बनवाने के, 2-3 बार होल्ड किया और उसके बाद पैसा हमने दिया। जब 1100 रुपया दिया तो उसके बाद वो क्लियर हो गया। सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ डिजिटल हो गया, तो घूसखोरी कहाँ हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। घूसखोरी की क्या है इस बार युवाओं का मुद्दा बनारस में? देखिए, मुद्दा युवाओं का, सारे लोग कह रहे हैं कि भाजपा, यहाँ पे जितने हमारे भाई सब हैं, सब कोई कह रहे हैं मोदी जी अच्छे हैं, कोई कह रहे हैं ये कमियां हर सरकार में होती हैं, हर सरकार में अच्छाइयां होती है। एक मात्र सवाल हम करना चाहते हैं कि मोदी के खिलाफ या मोदी का विकल्प कौन है, ये पहले हम सबसे पूछ रहे हैं। ठीक है, मोदी के अंदर 20 कमियां हैं, विकल्प कौन है? यहाँ लोग 34 साल की उम्र में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई शौक से पढ़ाई नहीं कर रहा है। ये डॉक्टर साहब हैं, इनकी 34 साल जो ऐसी शौक से पढ़ाई कर रहे हैं क्या? ये 32 साल के हो गए, शौक से पढ़ाई कर रहे हैं क्या? 32 साल, पहली बात ना हम 32 साल के हैं, ना ये 34 साल के हैं, और जिस एज में है 26-27 साल उम्र है, और उस एज में हम पीएचडी के छात्र हैं। हम शारीरिक शिक्षा से पीएचडी के छात्र हैं, और हमारा एक लाइन क्लियर है, नहीं रोजगार नहीं मिला है तो रोजगार। इस बार जब आप मतदान करने जाएंगे तो आपके जहन में क्या चलेगा? देखिए, हम एक बात कह रहे हैं कि ना हताश है ना निराश है। विकल्प कौन है? विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं होने, नहीं प्रधानमंत्री हम विकल्प नहीं है। विकल्प बनाइए इस देश में। शिक्षा की बात कर रहे हैं, 2014 से पहले जब विश्वविद्यालय की संख्या 800 थी और मोदी सरकार में सिर्फ 10 सालों में 400 विश्वविद्यालय की संख्या बढ़ी। अस्पताल की बात करते हैं, हम बस इतना बोल रहे हैं, हम बस इतना बोल रहे हैं कि 400 विश्वविद्यालय में ये 10 विश्वविद्यालयों का नाम बताएं जो खुला हो। 10 विश्वविद्यालय का नाम, 10 विश्वविद्यालय जाइए आप रिकॉर्ड देखिए। 3 विश्वविद्यालय बलिया में जननायक खुला हुआ है, आजमगढ़ में सोहलदेव खुला हुआ है, जननायक सपा में खुला है, जननायक सपा में खुला है। काम तो मोदी सरकार ही आगे उसको बढ़ा रही है। और एम्स की बात की जाए, बताएं क्या खुलता था? सपा में कट्टा बिकता था, सपा में AK-47 बिकता था। कन्हैया कुमार की एज पूछिए, आप आरोप लगा रहे हैं 34 के हैं या 32 के हैं या 28 के हैं या 30 के हैं, मैं तो 22 का हूँ। आप जाके कन्हैया कुमार की एज पूछिए, 38 साल की उम्र में पीएचडी करते हैं और अपने आप को छात्र नेता बताते हुआ। आप जाके राहुल गांधी की एज पूछिए, आप जाके अखिलेश यादव की एज पूछिए, आप जाके सभी की एज पूछिए। एज क्या है? ये बोल रहे हैं एम्स का बारे में आती है। चुनाव के समय माता जी क्यों आती है प्रधानमंत्री की? उससे पहले क्यों नहीं आते? जब नोटबंदी हुआ माता जी आज आशीर्वाद ले रहे हैं, जब माता जी चुनाव के समय आएंगे उसके पहले तो नहीं दिखती थी कभी। भैया माता जो एक मात्र होता है ना, आज मदर्स डे है, माता जो होता है, पहले चावल 25 किलो था, 20 किलो गेहूं मिलता था, मिट्टी का तेल मिलता था, अंधेरों में जो है मिट्टी के तेल जलाया जाता था। अब आज के दौर में सब बंद कर दिए हैं। इसको भी देखिए, युवाओं के साथ रोज मिट्टी के तेल की क्या जरूरत है? अब घर घर बिजली आ रही है। कहाँ रहा है?
कहाँ रहा बिजली कहाँ आ रही है? बिजली की व्यवस्था कहाँ है? दोपहर में भी यहाँ लाइट कटी हुई थी, दोपहर में ही लाइट कटी हुई थी हॉस्टल में। बाहर जाकर ग्राउंड में बैठ रहे हैं पेड़ के छांव में, 2 घंटे लाइट कटी थी हॉस्टल में, वो भी मोदी जी के क्षेत्र बनारस की हाल है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय अभी ऐसा कोई बात नहीं है, घर घर लगता है कि ये भाई साहब भूल गए हैं कि कैसे पहले की सरकारों में एक हफ्ते 12 घंटे बिजली आती थी, रात 12 बजे से आती थी बिजली। भूल गए हैं सब। 1 घंटा आता था लाइट। और ये वही उत्तर प्रदेश है, यही होगी आदित्यनाथ सरकार है। ये 20 घंटा लाइट आ अगर सुनिए भैया बिजली बिल हो गई है 8 रुपए यूनिट, रोजगार नहीं रहेगा तो बिजली बिल कहाँ से भरेंगे ये? आप रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर आप हमारे सीनियर हैं, आप ये जानते होंगे कि देश के विकास में बिजली का होना, सड़क का होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना कितना जरूरी है। जो लोग गवर्नमेंट में बीएसएनएल डूब गया और जियो एक तरफा आगे बढ़ रहा है, यही विकास हो रहा है। एक मिनट कोविशील्ड, आज के डेट में बाथरूम के बगल में मोदी जी का पोस्टर लगता है, और जब कोविशील्ड वाली बात आई तो वहाँ उनके सर्टिफिकेट से फोटो हट गया। काहे हट गया? हमारे लगता है कि हमारे मित्र को जानकारी नहीं है कि जब आचार संहिता लगती है तो जितने भी संवैधानिक चीजें होती है। संहिता की बात कर रहे हैं, आचार संहिता की बात कर रहे हैं, आचार संहिता की बात कर रहे हैं। पांडेपुर चले बनारस के चौका घाट में, इनको दिखाते कितना बड़ा पोस्टर लगा आचार संहिता। आप जाइए ना, आपकी कंप्लेन के लिए वहाँ पे निर्वाचन आयोग का ऑफिस बना हुआ, वहाँ पे जाकर कंप्लेन करें, निर्वाचन आयोग सब। अच्छा, कल आप लोग पीएम मोदी के रोड शो में जा रहे हैं कि नहीं, बताइए पहले कितनी उत्सुकता है रोड शो? बहुत उत्सुकता है। देखिए सब, एक मिनट, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमेठी उनकी पुश्तैनी सीट थी, अमेठी छोड़ के चले गए, जब जरूरत पड़ेगी तो देश छोड़ के इटली भी चले जाएंगे, इसमें क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब एक मिनट भाजपा इतना डर चुकी है कि प्रशासन के बल पे भीड़ को रोका जा रहा है। सुनिए, ये भाजपा डरने की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव को बनी बनाई गद्दी 2012 में सौंप दी गई थी मुलायम सिंह जी के द्वारा। वो 14 का चुनाव हारे, 16 17 का चुनाव हारे, 19 का चुनाव हारे, यहाँ तक कि 22 का चुनाव हारे। कितने बड़े मजबूत नेता है अखिलेश यादव, जो कि आए अलग लोगों का साथ लेके आ रहे। चुनाव तो हारना जीतना देखा। बीजेपी का भी एक समय यही हाल था, जो बीजेपी इस समय सरकार बना के रखी है, वो तो हारना जीतना सबका लगाया। सरकार इनकी अकल उनकी होगी। बाप ने नहीं दिया था गद्दी, बीजेपी अपने दम पे गद्दी बनाई है। बीजेपी सुनिए, ये जो है विपक्षी, अगर जनता बीजेपी को वोट न देते तो वो अपना वोट पाएंगे, अपने मात्रा का वोट पाएंगे। इसके अलावा विपक्षी ये लोग परिवारवाद के पोषक हैं। ये देखिए, अखिलेश यादव की बेटी भी आके प्रचार कर रही है, सब कुछ कर रही है। लोकसभा के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ रोटी नहीं देखी जाती है। लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा, पुलवामा हमला हुआ, आरडीएक्स कहाँ से है ये नहीं बताया जा रहा। अब परिवारवाद बताएंगे, पाकिस्तान बताएंगे, रोजगार नहीं बताएंगे। अपनी सरकार पे विश्वास नहीं। ये परिवारवाद का बात क्या है? परिवारवाद का क्या? यहाँ पे मुझे रोजगार चाहिए, मुझे किसी में विश्वास नहीं, मुझे रोजगार। सब जातिवादी है, पूरा समाजवादी है, जिसके समय में बिल्कुल। तो हमारे साथ ये छात्र थे जो पहली बार, कई ऐसे छात्र हैं जो मतदान करेंगे, और इनका कहना है कि देखिए इस बार माहौल पीएम मोदी का तो बहुत ठीक है, लेकिन यहाँ इंडी गठबंधन के प्रत्याशी भी ठीक ठाक टक्कर देते नजर आएंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है और इस पर सरकार को काम करना चाहिए। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।